विद्यार्थियों, ये है आपका गणित का अर्धवार्षिक पेपर जो एक विद्यार्थी ने भेजा है। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं कुछ आपको टॉपिक्स को समझा दे रहा हूँ। तो 3 और 4 के मध्य, 3 और 4, 4 और 3 के मध्य, 3 और 4 के मध्य, ठीक है ना। तो दो संख्या हमारे को दे रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को जो है 3/1 तो आप लिख ही सकते हो, जानते हो 3/1 का मतलब 3 ही होता है। इस तरह से आप जो है 4/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2। जितनी ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक हम ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी हमें दी जाती है 6, अगर बोलता है 6 आपको ज्ञात करनी है तो हम एक अधिक ज्ञात करेंगे, यानी कि 7 करेंगे। समझ में आया। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो हम कितनी ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करनी होगी 3। हमें पता चल गया नंबर की ज्ञात कितनी करनी है, ये ध्यान रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी दी जाए उससे एक अधिक जो है संख्या हमारे काम आने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। तो 2 दी गई है, हम इससे एक अधिक लेंगे तो 3 लेंगे, ठीक है। 3 संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों को मैंने 4/1 और 3/1 के रूप में लिख दिया। 3 को 3/1 और 4 को 4/1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। बाकी को हटा देता हूँ मैं, ये फालतू में आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है। अब 3/1 को जो है अंश और हर में जो हमने ज़्यादा संख्या पकड़ ली है, जो हमें मिल गया है, उस संख्या से गुणा करेंगे और भाग कर देंगे। तो गुणा और भाग करोगे, 3/3 लिखोगे तो मान वही आपका वापस 3 ही आ जाएगा, यानी कि हम संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, संख्या वही है, बस हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह से 4 में भी आप 3/3 से क्या कर दोगे, गुणा और भाग कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9/3, ठीक है यहाँ पर। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/3, ठीक है। तो 9/3 और 12/3 अब समझ में आ गया आपको कि 9/3 आया और 12/3 आया। तो 9/3 के बाद कौन सी अगली संख्या आएगी, तो आएगी 10/3। अगली संख्या कौन सी आएगी, 11/3, सही है। 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, सबके बट्टे में 3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी को तो सेम ही से डिवाइड कर रहे हैं ना। उसके बाद कौन सी संख्या आ गई, 12/3, जो मैंने बोला था, इसीलिए कि आपको एक जो संख्या है ज़्यादा सोचनी पड़ेगी, तब जाके बीच में 2 संख्याएं आएंगी। अब समझ में आया आपको कि 2 संख्या निकालने के लिए मुझे 3 सोचना पड़ेगा, 3 संख्याएं निकालना है तो मुझे 4 पकड़ना पड़ेगा, 4 निकालना है तो 5 पकड़ना पड़ेगा, 5 निकालना है तो 6, एक अधिक। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने संख्याएं निकाल ली, 10/3 और 11/3। ये तो ईजिएस्ट मेथड है आपका, ठीक है। पहले हम ध्यान रखेंगे संख्याओं को। दूसरा एक और मेथड है, आप चाहो तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन इस पता नहीं आपके टीचर माने या ना माने, लेकिन मैं तो अगर आपकी जगह, आपके टीचर्स की जगह होता तो पूरा नंबर देता, साथ ही साथ एक नंबर बोनस दे देता, ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे भी निकाली जा सकती हैं। तो देखो, हम 3 को 3.0 भी लिख सकते हैं और 4 को 4.0 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या के पॉइंट के बाद में अगर 0 आ जाए तो वो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 0 है पॉइंट के बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है और 4.0 का मतलब भी 4 होता है। अब मुझे पता है 3.0 से 3.4 तक मुझे जाने में बहुत सारी संख्याएं पड़ेंगी, जो कि 3.1 लिखा जाएगा, 3.2 लिखा जाएगा, 3.3 लिखा जाएगा। इसी तरह से करते करते 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर आएगा आपका 4, जो कि हमारा ऑलरेडी संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और सारे पॉइंट में, ध्यान रखना 31 नहीं है, ये 3.1 है, ठीक है। 3.1 है, 3.2, 3.3, फिर 4, 5, 6 ऐसे करके। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आंसर अलग आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं भैया। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं विराजमान हैं, आप चाहे कितनी भी निकाल लो। अभी तो ये शुरुआत है, इसके भी बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत से टुकड़े हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक बहुत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान ज्ञात करना है, 32 की घात है, यानी कि पावर दे रखी है 2/5, 2/5। अब मुझे करना क्या है, 32, सबसे पहले मेरे को 32 के टुकड़े करने हैं। ब्रैकेट को ऊपर वाले पावर को भूल जाओ, अंदर वाली चीज़ क्या है, इसका हमें टुकड़े कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो अगर मैं 32 का फैक्टर करता हूँ, तो आप सभी को फैक्टर करना आता होगा। 32 का 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, फिर 2 से करूंगा तो 8 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 से करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में, और फिर 2 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 आ जाएगा, 1 हमारे को जरूरत पड़ती नहीं है, चाहे तो आप कर लो 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 कितने आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, सही है। तो इस 32 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, क्योंकि ये 32 का ही गुणनखंड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया 2 की पावर 5, ठीक है। ये 32 लिखा मैंने, 32 है, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2/5, ये हो गया 2/5, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला याद होगा, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से डरते ऐसे हो यार, कुछ भी नहीं है। देखो,
आपको एक फॉर्मूला याद होगा जिसको हम बोलते हैं, अगर a की पावर m है, ठीक है, और इसकी पावर n है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m को n के साथ गुणा कर देते हैं। अभी समझ में आया? इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ भैया? चलो ठीक है, आपको क्लियर हो गया। यानी कि a की घात जो है और उसकी घात ब्रैकेट में करके कुछ और दी है, तो वो घातें आपस में गुणा हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 जो है ये a की जगह है, आप देख रहे हो a की जगह है, और m की जगह यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, और n की जगह मुझे 2/5 दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 का 2 लिखना है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसकी घात 5 है, 5 लिख दिया, फिर गुणा इसमें लगाया निशान, और 2/5 है, ये 2/5 इसके साथ में लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये गुणा में है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, 5 गुणा में थोड़ा बड़ा लिखूंगा तब समझ में आएगा। 2/5 है, तो आप क्या करोगे, 5/1 हो गया ना, तो तिरछा से तिरछा कट जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी बची, केवल 2 ही बची। आप देख सकते हो सब कट गया, तो 2 की घात कितनी बची हुई, 2। तो मुझे 2 की पावर 2 मिली, अर्थात मुझे 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। तो यही मेरा आंसर होने वाला था, इसका 4। ठीक है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, मान ज्ञात करने को बोल रहा है। एमसीक्यू तो खेल नहीं रहा कि आपको बस मान ज्ञात करके टिक कर देना है। अगला जो है, एक बिंदु के निर्देशांक -3 और 4 हैं, ज्ञात कीजिए कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश की बात बहुत प्यारी सी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं चतुर्थांश में जो है अपना साइन। देखो अब साइन याद करने का तरीका बता देता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर हमारा चतुर्थांश तो समझ गए, जिसमें 4 खाने होते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब याद रखना, यहाँ पर जो आपका पता ही होगा, आप सभी को पता होगा, जो पहला क्वाड्रेंट, ये पहला है हमारा, ये दूसरा है, फिर ये हमारा तीसरा है चतुर्थांश, और ये चौथा है। ठीक है, अब जो पहला होता है इसमें ये, अच्छा, ये रेखा वाई होती है, आप सभी को पता होगा, और ये होती है एक्स। ये पता होना चाहिए, बेसिक है, बहुत बेसिक है, जो 5वीं 6वीं में आप सीख जाते हो। ठीक है, और इसका जो मूल बिंदु है, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये जो दोनों का क्रॉस होता है वो मूल बिंदु होता है, और यहाँ पे सबका मान y भी यहाँ पे 0 है और x भी यहाँ पर 0 है, तो इस जगह पे 0 0 हमेशा होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। अब यहाँ पर जो बोला गया निर्देशांक -3 और 4, तो देखो जो पहली संख्या दी जाती है ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा x का मान व्यक्त करती है, और जो दूसरी उसके बाद वाली संख्या होती है वो y का मान व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये x का मान है और ये y का मान है। अगर मैं इन सभी पॉइंट पे मान लूँ कि यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, आप अपनी मर्जी से स्केल से नाप के सब में बराबर निशान लगाते जाओगे, तो ऐसे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, सभी जगह आप लगा सकते हो, है ना, ऐसे करके लगा लो। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूँ, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इसी तरह से इस पे भी है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, ऐसे करके। अब आगे क्या है, x कितना दिया हुआ है, तो x का मान दिया है -3। तो आप देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस साइन व्यक्त करता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोने वाला है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ ये दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या मिलेंगे, मेरे को माइनस मिलेंगे। याद करने का तरीका समझ में आया? ये अगर दोनों प्लस हैं तो इसके कोने वाले में जाओगे आप, तो ये आपको पहला है, तो तीसरे में जाओगे तो आप माइनस माइनस हो गए, अपोजिट में प्लस माइनस। ठीक है, अब अगले में क्या होता है, तो हमारा जो है यहाँ पर x जो है माइनस हो जाता है, और y जो हमारा इधर प्लस है, ये लाइन ऊपर वाली जो है प्लस दिखाती है, नीचे वाली लाइन आपको माइनस दिखाती है, इधर वाली लाइन जो है आपको माइनस दिखाती है, ऊपर भी और नीचे भी। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में माइनस, ठीक है, और फिर y कितना है, प्लस। अब ध्यान रखना है क्वाड्रेंट में, अब जो यहाँ पे साइन आया ना, इसका जस्ट अपोजिट इधर वाला होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपके क्वाड्रेंट में निशान। तो प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस होता है। तो दोनों अपोजिट होते हैं, बस ये ध्यान रखना, कोने कोने अपोजिट होते हैं। अगर इधर माइनस प्लस है तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा, इधर दोनों प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, बहुत ईजी सा। इसके बाद देखिए -3 मुझे डिनोट करना है, तो माइनस वाला चिन्ह किधर, माइनस एक्स का मान माइनस किधर होता है, एक्स का मान देखिए, ये एक्स वाली लाइन है, तो एक्स वाले में तो सब प्लस है, यानी कि इस लाइन पे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी प्लस ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या ऊपर आए या नीचे आए। ठीक है, और इस वाली लाइन में आएंगे तो हम ऊपर भी माइनस दिखाई दे रहा है और नीचे भी माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस लाइन पे नीचे भी माइनस आता है, ऊपर भी माइनस आता है। अब मुझे केवल -3 डिनोट करना है, तो -3 कहाँ पर है, तो -3 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे को -3 या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि -3 है, माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी एक्स का मान।
लेकिन y जो है 4 पॉजिटिव है। अब देखना है प्लस का 4 इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। तो देखो इसमें माइनस का 4 है, मतलब अगर साइन जो है माइनस है तो माइनस का 4 तो दिया नहीं है, तो इसलिए माइनस वाले पे नहीं जाएंगे। प्लस का 4 दिया हुआ है तो प्लस पे जाएंगे। तो यानी कि ये बिंदु दोनों कहाँ मिले हमें, हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट में या द्वितीय जो आपका चतुर्थांश है इसमें मिले। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेंशन कर देना है आपको स्केल से बना करके, ये पॉइंट दिखा देने हैं, और तब एग्जामिनर जो है, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है तो केवल आप बता दोगे किस चतुर्थांश में है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और समीकरण दे रखी है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मुझे समीकरण दे रखी है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू k है ना, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k गिवन है मेरे को। ठीक है, अब जो है आपको करना क्या है, अगला में केवल मान रख देना है। तो मैं मान रख देता हूँ यहाँ पे 2, x का मान 2 है ना, तो यहाँ पर देखो x का तो आपका मान 2 है, तो पहले से 2 है तो 2 तो लिख दिया। इसके साथ में क्या है, x गुणा में है, तो यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणा कर दूंगा। प्लस में फिर 3 लिखा है, 3 गुणा है y, गुणा कर दूंगा। y का मान कितना है 1 लेना है, 1 ले लूँगा, इक्वल्स टू k लिख दूंगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, प्लस में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा k, यानी k का मान कितना आ रहा है 3 और 4 बराबर 7। तो 7 जो है k का हल 7 होगा इस समीकरण के लिए, x की मान 2 हो और y का मान 1 हो तब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर एक बिंदु है, ये वाली कोई भी पॉइंट है, ये मान लो P है, पॉइंट को P से ही हमने मान लिया। तो अगर ये पॉइंट P है और इससे मेरे को कोई भी रेखाएं निकालनी है, तो मैं यहाँ से खड़ा खींचता हूँ और इस तरह से निकल जाएगी, एक रेखा निकल गई। अगर मैं इधर से खींचूँ तो भी एक रेखा और निकल जाएगी। मैं किसी भी दिशा से इस पर एक रेखा खींच सकता हूँ। तो ये एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं जो हैं जा सकती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा। देखो कोटि पूरक कोण हो या फिर पूरक कोण हो, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोटि पूरक देख करके घबराना नहीं है। और पूरक कोण हमारा जो होता है, पूरक कोण होता है जो हमारा, वो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी पूरक कोण का मान जो है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, जब दो को हम जोड़ेंगे तब। तो देखो हमारे को हम पता है कि 50 का पूरक कोण हम लिखेंगे, 50 का पूरक कोण बराबर, 50 का पूरक कोण बराबर 90 और 50 माइनस कर देंगे। ठीक है, बस यही काम करना है हमें, 90 में से जो भी पूछे उसको घटा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 डिग्री जो इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना निकला 40 डिग्री। चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र है ये आपके सामने, और कभी भी दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अगर ये 50 डिग्री है तो नीचे वाला भी 50 होगा। अगर आपका इधर 50 की जगह आपको बचा कितना 130, 130 डिग्री इधर होता तो 130 डिग्री इधर भी होता। ठीक है, दो रेखाएं जब काटेंगी तो ये कंडीशन बनती है, ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है। कहें वो रेखाएं ऐसे काटें, ऐसे काटें, और भी पास से काटें, इस तरह से काटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, फिर भी देखोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, रेखिक समीकरण x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान भी ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको समीकरण जो दे रखी है, कुछ दे रखी है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये समीकरण दी गई है। अब अगर मैं इस समीकरण के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर हमारा मान जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखो इसको इस रूप में व्यक्त करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके बटे में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बटे में कुछ नहीं है तो सब में क्या है 5 से गुणा कर दो सभी जगह पे। तो मैं यहाँ पे x में 5 का गुणा करूँगा। ठीक है, माइनस फिर y बटे 5 है, इसमें भी 5 का गुणा कर दूंगा। फिर माइनस में 10 है, इसमें भी 5 का गुणा कर दूंगा। इक्वल्स टू 0 है, इसमें भी 5 का गुणा कर दूंगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें ये क्या कर दूंगा, गुणा करके लिखते जाओ। यहाँ पे आया 5x, फिर इसके बाद में यहाँ से 5 से ये 5 कट गया तो यहाँ पे बचा माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया 5 और 10 50, माइनस का 50, और यहाँ पर है आपका 0 में अगर कोई चीज़ गुणा करते हो तो 0 मिलता है, तो 0। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस इक्वेशन को देखना है। ऐसा इक्वेशन ये बन चुका है तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। ये ऐसा इक्वेशन है ax, ठीक है,
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन ये बन चुकी है। अब इसमें बोल रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का देख रहे हो, ए की जगह क्या है 5 है, तो ए बराबर लिख दूंगा 5 है, ठीक है। अच्छा, फिर बी का मान देखना है, तो बी की जगह पे क्या है वाई, तो वाई को छोड़ दो, वाई के साथ में बी है तो बी का मान वाई के साथ होगा, वाई के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और वो 1 कैसा है माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 1 है, तो मैं बोल दूंगा बी बराबर -1 है। अब c इक्वल्स टू कितना है, तो c की जगह क्या है, c की जगह पूरा का पूरा 50 है, ठीक है। c एक संख्या है और वो संख्या कितनी है 50 है, तो यहाँ पर 5 होता 50 होता 10 होता जो भी लिखते, लेकिन साथ में अगर साइन माइनस है तो माइनस का साइन साथ लगा देंगे, तो -50 जो है इसका आंसर हो गया, ये सारा का सारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 के गुणनखंड कीजिए, तो कुछ भी नहीं है इसमें भी, आपको पहले देखना है कि ये स्क्वायर हो सकता है क्या, तो मैं देख रहा हूँ यस, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ, तो देखिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं ना, 25/4 है, फिर एक्स स्क्वायर है, माइनस में है वाई स्क्वायर अपॉन में 9। अब मैं इस 25/4 को क्या लिख सकता हूँ 5/2, ठीक है। और ये x को मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ, क्योंकि x तो इनके साथ गुणा है तो 25x स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे 25x स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ये लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5x और बाई 2, इसको हमने क्या करा स्क्वायर करा। अब देखोगे आप कि मैंने 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 बन जाएगा, यानी 5 को जब ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो 25 बन जाएगा, ठीक है। और 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर होकर 4 बन जाएगा, और x को बाहर निकालूंगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये पूरी संख्या वैसे ही होगी, माइनस करके फिर मैं y/9 को क्या लिख सकता हूँ, y/3 लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, तो देखो बाहर निकालूंगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 3 को बाहर निकालूंगा तो 9 हो जाएगा, वापस वही आ गई डिजिट। अब आपको एक चीज़ इस तरह से आपने लिख दी, अब आपको एक चीज़ याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला जो होता है उसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये गुणनखंड हमें निकालने हैं, इसकी जगह हम ये a मानते हैं और ये b मानते हैं, तो a की जगह ये आ जाएगा आपका 5x/2 प्लस y/3 इंटू में 5/x/2 माइनस y/3। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये इजी वे में निकाल दिया हमने। अब इसके बाद में इसका हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा आपसे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें हर का करण करना है, तो आपको क्या करना है, हर और अंश में नीचे वाली जो संख्या दी जाती है इसको ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो 7 प्लस में √3 अपॉन में 7 प्लस में √3, जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही। तो ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा और भाग कर देना है। अब इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 तो आ जाएगा, 5 गुणा में कितना है 7 प्लस में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 7 का जो है स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस में ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो गया आपका 5 7 प्लस √3, और यहाँ पर आपका जो है नीचे आ जाएगा 49 प्लस 3 कितना हो गया आपका 52, ठीक है। और ये आपस में कटेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देंगे। अगर कट जाते ही आपस में तो इसको काट देते। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण जो है 125 डिग्री है, तो इसका एक अंतः सम्मुख कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा अंतः सम्मुख कोण आपको ज्ञात करना है। अब फटाफट जो है क्वेश्चंस बड़े हो चुके हैं, अब फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी जो है समानांतर है, पैरेलल है सी डी के। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी तिर्यक रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को तो इसका आमने सामने का मान बराबर हो जाता है। ये चीज़ तो आपको 130 है, ये भी आपका 130 डिग्री हो गया y। और यहाँ पर जो है आपका ये 50 है और ये x है, और एक तरफ का जो कोई भी जैसे ये लाइन है,
इस लाइन का पूरा कोण जो है, ये पूरा सपोज करो ये लाइन है, इस लाइन का पूरा कोण जो होता है, चाहे ऐसे बनाओ या मैं बोलूँ कि ये इस लाइन का पूरा कोण, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री होता है ये लाइन का। अगर इसको कोई भी लाइन काटती है तो इसका मतलब ये लाइन को कहाँ से, जितनी बड़ी लाइन होगी आगे बढ़ा दो तो ये पूरा पूरा कोण ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कि दो लाइनें जब आपस में काटती है तो जहाँ पर उनके दोनों तरफ जो कोण बनता है ये पूरा मिला के 180 डिग्री होता है। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है, आप देख रहे हो इस पे ए बी ने काटा है, तो ए बी का मतलब जो है ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है एक साइड का, और इधर का पूरा कोण जो है ये 180 डिग्री होता है, कुल मिला के 360 डिग्री। तो ये 180 है, तो इसमें से 50 तो आधा तो मेरे को दे ही रखा है, ठीक है, ये 180 होता है, मैंने बता दिया आपको। तो इसमें से 50 तो दे रखा है, तो बचा हुआ मेरे पास क्या बचा, 130 डिग्री निकाल दूंगा मैं, तो वो हम मान के, और लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मैं वैसे ही समझा देता हूँ आपको। तो ये 130 हो गया, ये 130 है और ये आपका 130 है, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया था। अब क्या हो गया, ये वाला कोण आपका अपोजिट एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 130 ही आया, तो 130 ही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। नेक्स्ट जो है आपका √3 + 3 इंटू में √2 + 2 व्यंजक को सरल करना है आपको। इसमें आप रूट से रूट जो है सेम नहीं है, इसमें भी और इसमें भी सेम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है ए का मान ज्ञात कीजिए यदि x - a बहुपद x⁻6 - ax⁻5 + x⁻4 - a इंटू x⁻3 + 3x - a + 2 जो ये गुणनखंड का गुणनखंड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा लंबा है, बनाना पड़ेगा आपको। दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x + y = 3 के 3 हल ज्ञात करके इसका आलेखन कीजिए। आलेख भी आपको ज्ञात करना है, यानी कि मैंने जो बताया था अभी अभी आपको, x और y के मान लिख करके इसमें प्लॉट करने हैं आपको, है ना, कर्व में, आपके ग्राफ में। और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए का समद्वि भाजक जो है AD भुजा BC पर लंबे, वो तो दिख ही रहा है कि ये AD है, यहाँ पे D नहीं है तो ये D कर लीजिए, ये AD है, BC पे लंबे, लंब का मतलब है 90 डिग्री बना रहा है। दर्शाइए कि AB बराबर AC है, यानी कि आपको बताना है कि ये जो AB वाली लाइन है ये AC की लाइन के बराबर है। और ट्रायंगल ABC जो है एक समद्विभाजी त्रिभुज है, यानी कि ये जो है इसमें दो आपका जो है कम से कम जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी, जो यानी कि ये साइड्स और ये साइड्स आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट पूछा गया इसमें AP² + BP² + AQ² + BQ² के गुणनखंड आपको करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया आपसे 1/में √7 - √6 के हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण का मतलब है नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना। तो ये √7 - √6 फिर √7 - √6 करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना है। अगला जो है 0.7 बार को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर PQ जो है पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अगला जो प्रश्न है 125 की घात -1/3 है, इसको सरल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणनखंड करिए, इसके आएगा 5 × 5 × 5, यानी 3 बार 5 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर आपकी 3 का पावर -1/3, बाहर निकालूंगा तो 5 की पावर 3 गुणा में माइनस का 1/3 गुणा रहेगा, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 5 की पावर -1। जो 5 की पावर -1 का मान क्या होता है, यानी कि ये संख्या जो नीचे जाके 1/5 हो रही है, ये होता है इसका नहीं, ये आपका यस यस ठीक है। तो ये हो गया आपकी संख्या, इस तरह से आपकी घात जो है कर सकते हो। अब इसमें 0 लगा दोगे, पॉइंट के बाद में आ जाएगा इसका आंसर, तो इसमें पॉइंट लगाए तो 0.2 आ जाएगा आंसर, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें आपको क्या बोला है और कुछ, चतुर्भुज ABCD में AC और AD जो है ये बराबर हैं और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको। इसमें AC और AD बराबर हैं, तो यहाँ पर A से लेके C तक, ठीक है, ये वाला AC जो है ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये बराबर है AD के। ध्यान रखना, अब आमने सामने की बात नहीं कर रहा, अब इधर की बात कर रहा है, ये A और D की बराबर है। यहाँ पे दिया भी है ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, इसका सिंबल दे रखा है। और AB कोण जो है A को समद्विभाजित करता है। अच्छा, A से B जो लाइन गई है, ये यहाँ पे कोण जो है टोटल A एंगल है, इसको डिवाइड कर रहा है। दर्शाना है कि आपका ABC जो है सर्वांग सम बराबर है किसके, ABD के। तो ABC ये वाला ट्रायंगल आपको बताना है कि ये ट्रायंगल जो है इक्वल हैं, बराबर है, इनकी सिमिलर साइड्स जो हैं क्या है, सिमिलर हैं, सेम है।
बराबर है। इसके बाद में एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये 3x है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3x प्लस में फिर 5x प्लस में 9x प्लस में 13x इक्वल्स टू कितना होता है, चतुर्भुज का टोटल कोण होता है 360 डिग्री। अब सारे को जोड़ लो, 13 और 3 16 और 5 21 और 9 30, तो 30x हो गया ये 360 डिग्री। तो x बराबर आ गया 360 बटे में 30, काट दो जीरो से, और 3 और 3 दूनी 6, तो 12 जो है x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि x का मान 12 आ गया, तो 12 को 3 से गुणा करो, भारतीय 36 डिग्री ये आ जाएगा। फिर 12 पंजे 60 और 12 निम्न 108, और बचा हुआ कोण जो है आप 13 से मल्टीप्लाई करके देख लो, वो आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या है, सिद्ध कीजिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 है, 2 समकोण का होता है। 2 समकोण का मतलब 90 प्लस 90 होता है ये, यानी कि वो ही बोल रहा है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आपको सिद्ध करना है परिमेय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, 8x³ प्लस y³ प्लस 12x² y प्लस 6xy² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आपको फैक्टर करना है, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, अथवा मैं जो आपका फिर से ऐसा ही दिया गया है, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, जिससे आपको डिवाइड करने को बोल रहा है, और जब आपको केवल क्या पूछ रहा है, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, भागफल या शेषफल जो भी आपको ज्ञात करना है। तो शेषफल मेनली आपका शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो हम इस x को, इस वाले मान को ले लेते हैं जिससे हमें भाग देना है, और उसको 0 के बराबर रख देते हैं। फिर हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि x का मान जो है -1 है। अब मैं इस पूरे समीकरण में देखो हर जगह पे x ही है, तो यहाँ पे -1 रख दूंगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में ये 3 इंटू में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में आपका 3 इंटू में -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5/2 प्लस में √3 प्लस में √5 का परिमेयकरण, वही सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था परिमेयकरण कैसे करते हैं। और यहाँ पे 3x² -x -4 के गुणनखंड करने हैं, तो आपको पहले ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाहर वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया ना। तो 12 हो गया ना, तो जब आप इस x को ऐसे टुकड़ों में काटो कि जो दोनों का मल्टीप्लाई तो 12 आए, और ऐड और सब्सट्रैक्शन जो है वो x आ जाए। तो मैं इस 12 को लिख सकता हूँ कि जैसे देखो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और 12 आने के बाद में उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट या माइनस या प्लस करें, तो वो हमारे पास x आना चाहिए। तो 4 और 3 ले लेता हूँ मैं, तो 4 मैं x ले लूँ और 3x ले लूँ, तो देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास ये आना चाहिए x माइनस का x। तो माइनस का x का मतलब -4 लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे -4 ले लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये 3 वाला एक तरफ ले लूँगा, 4 वाला एक तरफ ले लूँगा, तो 4 की तरफ ये वाला ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x आपका 3x² है, और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 3 प्लस का 3x, और फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं माइनस का 4x, क्योंकि बीच में हमें 4x और 3x को डालना है, ठीक है। और फिर आपका माइनस का 4 रखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो कि 3 का 3 ले लिया हमने, x² का x² ले लिया, लेकिन माइनस के बाद में हमने इस x को तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है कि इनका गुणन जो है आया वो 12, उसको भी मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए 12, और प्लस माइनस करे तो वही संख्या वापस आ जाए। तो देखो 3 प्लस का 3 है, ये ध्यान रखना है आपको, प्लस का 3x और माइनस का 4x, अगर हम देखते हैं तो ये माइनस का x ही देगा, तो मैंने माइनस के x की जगह इसको लिख दिया। और दूसरी चीज़ और है इसमें कि ये जो है गुणा करें आपस में 4 और 3 को, तो 12 देगा, जो 12 आना चाहिए था, तो वो भी सही है इसमें। तो हमारा ये आंसर सही है। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे आराम से, इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, और इसमें जो है आपका 4 कॉमन आ जाएगा, फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं फैक्टर। ट्राइंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, और एंगल PQR और एंगल PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि एंगल QTR हाफ है एंगल QPR के। तो सबसे पहले तो आपको इसकी रचना करनी पड़ेगी, मतलब डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद करना है। इसके बाद ट्राइंगल ABC का कोण B जो है समकोण है,
और पी भुजा AC का मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है आपको PB बराबर PA, ये होता है आपका हाफ AC। इसके बाद तो 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न यहाँ पे, √7 - 1 अपॉन में √7 + 1 माइनस में आपका √7 + 1 अपॉन में √7 - 1 इक्वल्स टू A + B √7 है। तो A और B के आपको मान ज्ञात करने हैं, यहाँ पर आपको A और B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आपको पहले क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो A का मान दे देगा, ठीक है, A का भी दे देगा और B का भी दे देगा। तो यहाँ पर ये हुआ आपका पेपर समाप्त। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।